अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का नया यूनिट है ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग असल में होती क्या है? ब्लड बैंक के अंदर हम किसी पेशेंट का खून लेते हैं जिसकी एचबी कम होती है, और वहाँ पे हम किसी सेहतमंद इंसान से खून लेके उसके मुख्तलिफ़ बीमारियों के टेस्ट करके अगर वो क्लियर आते हैं तो हम वो मरीज़ को लगाते हैं जिसकी एचबी कम होती है। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ कि ब्लड बैंक असल में क्या है। ब्लड बैंक एक ऐसी जगह है जहां पर इंसानी खून को इकट्ठा करके स्टोर किया जाता है और फिर ज़रूरत के वक्त मुताबिकत रखने वाले मरीज़ की जान बचाने के लिए जारी किया जाता है। मुताबिकत रखने वाले क्या? ऐसा खून जो दोनों का आपस में मिल जाए, यानी कि जो आपस में मुताबिकत रखते हों, जो खून दोनों एक जैसे हों। खून का अतिया देने वाले को डोनर कहते हैं, जो खून दे रहा होता है हम उसको डोनर कहते हैं, जबकि वो मरीज़ जिसको खून लगाया जाता है उसे रिसिपिएंट कहते हैं। जिस मरीज़ को खून लगना होता है उसे रिसिपिएंट कहते हैं। इस बात का भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि डोनर और रिसिपिएंट की ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैच इंतहाई एहतियात से करना चाहिए। छोटी सी गलती रिसिपिएंट की जान ख़तरे में डाल सकती है। ब्लड बैंक में की जाने वाली गलती से इंसानी जान के ज़ाय होने का सबब बनता है। ये जो ब्लड बैंक है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा ब्लड ग्रुप हमने गलत दे दिया तो इससे फ़ौरन पेशेंट की डेथ हो सकती है और सीधा इंसान की जो है वो जान ज़ाय हो सकती है, जो कि बहुत अहमियत की हामिल है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है। इसके अंदर आपको बहुत एहतियात से काम करना है और बहुत एहतियात से ग्रुप करना है। अगर आपको 2 या 3 बार रिपीट भी करना पड़ता है तो आपने रिपीट करना है। ब्लड बैंक के लिए दर्जा झेल नुकात को कौन से पॉइंट हैं जिनको हमने देखना है ब्लड बैंक के अंदर, और ब्लड बैंक होती क्या है? ज़्यादातर अस्पतालों में ब्लड बैंक लेबॉर्ट्री का एक हिस्सा तस्वुर किया जाता है, क्योंकि लेबॉर्ट्री में ज़रूरी टेस्ट के लिए तमाम सहूलियात मौजूद होती हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि अस्पताल जहाँ पे लेबॉर्ट्री होती है उसी के अंदर ही इस ब्लड बैंक के तमाम टेस्ट हो जाते हैं। वो अलहदा से ब्लड बैंक नहीं बनाते, क्योंकि जितने भी टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम चीज़ें उस लेबॉर्ट्री अस्पताल की लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद होती हैं। अगर लेबॉर्ट्री से हट के हमें ब्लड बैंक को अलहदा बनाना पड़े तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए वो देखते हैं। अगर ब्लड बैंक को लेबॉर्ट्री से अलहदा बनाया जाए तो 10,000 सामान की ज़रूरत पड़ सकती है। माइक्रोस्कोप, वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूज, हॉट एयर ओवन, इंक्यूबेटर, रेफ्रिजरेटर, ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर हैं वो 2 किस्म के, एक ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर है और एक सिंपल वाला रेफ्रिजरेटर है। अब आइए देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर क्या है? ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर ये एक मखसूस किस्म का रेफ्रिजरेटर होता है जिसके अंदर शेल्फ लगी होती हैं। अमूमन तमाम रेफ्रिजरेटर अंदर शेल्फ लगी होती है, लेकिन जो ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर होता है जी इसके अंदर जो शेल्फ लगी होती हैं वो हरकत करती हैं, जिनमें मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप के बैग तरतीब से रखे जाते हैं, और इस रेफ्रिजरेटर में अलार्म लगा होता है जो कि दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादती की निशानदेही करता है। अब आपको पता चला कि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मखसूस बात क्या है। मखसूस बात यह है कि इसके अंदर जो शेल्फ लगी होती हैं वो हरकत करती रहती हैं ताकि ब्लड मिक्स होता रहता है, ख़राब नहीं होता। और उसके बाद अगर हम ऐसे ही ब्लड को रख देते हैं तो जो सेल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और प्लाज्मा जो है वो ऊपर निकल आता है। तो अगर हम इस यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो वो हिलती रहती हैं, तो ब्लड जो है वो सेम रहता है, मिक्सअप रहता है। और अगर टेम्परेचर में कमी हो जाए या ज़्यादती हो जाए तो इसके अंदर अलार्म सिस्टम होता है जो बजता है और हमें पता चल जाता है और हम दोबारा से उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। ब्लड बैंक में मुख्तलिफ़ ग्लास वेयर इस्तेमाल होते हैं, मसलन पाइपेट, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, बीकर और स्लाइड वगैरह। इसके अलावा ब्लड कलेक्शन बॉटल भी ब्लड बैंक में मौजूद होती हैं जिनमें मुनासिब मकदार में एंटीकोगुलेंट मौजूद होता है। उसके अलावा रिजेंट्स ब्लड बैंक में देखते हैं कि कौन से रिजेंट होते हैं। जो पहले नंबर पे है वो एंटी सीरा है, कॉम सीरम है, नॉर्मल सलाइन है, बोवेन एल्ब्यूमिन है, पैनल ऑफ नॉन सेल्स। पैनल ऑफ नॉन सेल्स यानी कि ब्लड ग्रुप सेल्स। उसके बाद हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है लेबॉर्ट्री के अंदर, तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड के लिए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर हम देखते हैं रिकॉर्ड
कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रिकॉर्ड सिस्टम। ब्लड बैंक में एक मुकम्मल रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें दर्ज झेल अशिया शामिल होती हैं। रिक्वेस्ट फॉर्म कि हमें किन किन लोगों ने ब्लड के लिए रिक्वेस्ट किया या कहा गया है कि हमने इनको ट्रांसफ्यूजन करना है। उसके बाद डेली ब्लड ग्रुपिंग रिकॉर्ड। डेली ब्लड ग्रुपिंग रिकॉर्ड से मुराद ये है कि हम दिन में जितने भी ब्लड ग्रुप करते हैं हमें उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। कि फर्स्ट की अगर हमारे पास आज 5 ब्लड ग्रुप हैं तो हमारे पहले नंबर पे जो ब्लड ग्रुप पेशेंट आया था उसका ब्लड ग्रुप क्या है, दूसरे का जो पेशेंट आया था उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो इस तरह हमें तमाम पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखना होता है। क्रॉस मैच लेजर, ये भी एक रजिस्टर होता है जिसमें हमने लिखना होता है कि हमने जो क्रॉस मैच किया है जितने भी पेशेंट का आया कि वो कंपैटिबल रहा भी है कि नहीं, कि वो क्रॉस मैच ओके था या नहीं। मेथड ऑफ क्रॉस मैच, मेजर और माइनर। अब हमने ये भी रजिस्टर के अंदर मेंशन करना होता है कि हमने जो क्रॉस मैच किया है वो किस मेथड से किया है। क्रॉस मैच असल में 2 मेथड से होता है, एक होता है मेजर और दूसरा होता है माइनर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड बुक, उसके बाद हमारे पास एक और बुक होती है जिसके अंदर हमने तमाम रिकॉर्ड रखना होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हमने ब्लड कितने लगाए हैं, यानी कि कितने लोगों को हमने ब्लड की रिपोर्ट ओके दी है और आगे उन्होंने ब्लड पेशेंट को लगवाया है। उसके बाद है रिकॉर्ड ऑफ ब्लड यूनिट्स। ब्लड यूनिट्स मतलब कि ब्लड बैग जो हमारे पास होते हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमें कितने गवर्नमेंट की तरफ से मिले या हमारे पास कितने हमने परचेज़ किए, यानी कि रिसीव्ड में हम लिखते हैं, और जितने हमने पेशेंट को दिए हैं वो हम इशू में लिखते हैं। अगर कोई एक्सपायर भी हो गया तो वो भी हम इसके साथ मेंशन करते हैं। और बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिकॉर्ड, बाज़ औक़ात ब्लड पेशेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, यानी कि वो मुताबिकत या किसी और वजह से वो पेशेंट को रिएक्शन कर जाता है, तो उनका भी हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि डोनर सिलेक्शन, कि हमें डोनर कैसा मिलना चाहिए, जिनसे हम लोगों ने सैंपल लेना है वो आदमी कैसा होना चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या किन चीज़ों को देख के हमने डोनर की सिलेक्शन करनी है। डोनर सिलेक्शन, डोनर के इंतखाब करते हुए हम 10 झेल चीज़ों को देखते हैं। डोनर को रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देना चाहिए, यानी जो खून का अतिया देने आया हुआ है, जो डोनर है वो फ़ी सबीलिल्लाह दे, वो किसी पैसे या किसी लालच में आके खून उसको नहीं देना चाहिए। डोनर की सेहत ज़ाहिरी तौर पर अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो हमें एक प्रॉपर नॉर्मल इंसान नज़र आना चाहिए। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कोई नशा करता है, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है, तो वो फ़िज़िकली फ़िट होना चाहिए। और डोनर की जो उम्र है वो तकरीबन 18 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर 18 से कम है तो तब भी हमने ब्लड नहीं लेना, अगर 60 से अबव है तब भी हमने क्या करना है, उससे ब्लड नहीं लेना। और हमने ये भी चेक करना है कि डोनर का वज़न कम या ज़्यादा तो नहीं है, डोनर का वज़न सही है। डोनर का वज़न 50 से 60 किलोग्राम से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर वो कम होगा तो वो ख़ुद वीक है, तो अगर वो हमें ब्लड देगा तो वो उसके चांसेस हैं कि वो ख़ुद किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकता है, किसी मज़ीद यानी कि मुसीबत का शिकार हो सकता है। और हमें ये करना चाहिए कि अगर हम किसी डोनर से ब्लड ले रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसकी HB करा लें, हीमोग्लोबिन लेवल करा लें, जिससे हमें आइडिया हो सकता पता चल जाएगा या आइडिया हो सकता है कि हमने मरीज़ से जो आदमी हमारे पास डोनर आया हुआ है इससे हमने ब्लड लें या नहीं। मर्द डोनर की हीमोग्लोबिन लेवल 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ख़वातीन का हीमोग्लोबिन लेवल 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर मर्द है हमारे पास खुद डोनर तो उसकी 13 HB होनी चाहिए, 13 HB होनी चाहिए। इसी तरह अगर ख़वातीन में है तो हमारा HB का लेवल जो है वो 12 होना चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद डोनर को किसी किस्म की मुंतकिल होने वाली बीमारी में भी मुब्तला नहीं होना चाहिए। अब मुंतकिल होने वाली बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां, मसलन TB हो गया, सिफिलिस हो गया, हेपेटाइटिस B, C, HIV और मलेरिया वगैरह। इन बीमारियों में वो जो डोनर है वो इसका शिकार ना हो, क्योंकि ये आगे इंसान को मुंतकिल हो सकती हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक सेहतमंद आदमी को अच्छी सेहत देने के साथ साथ हम उसको बीमारी भी दे दें। खून का अतिया देने के 16 हफ्ते बाद दोबारा खून दिया जा सकता है, यानी कि अगर आपने एक बार खून दे दिया है तो आप उसके 16 हफ्ते यानी कि 4 माह बाद दोबारा खून दे सकते हैं। ऐसे अफराद जो मलेरिया में मुब्तला हों वो इलाज कराने के
6 माह बाद खून का अतिया दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो सिर्फ मलेरिया में मुब्तला हों, बाकी अगर बीमारियों में हैं वो सारी ज़िंदगी किसी को खून नहीं दे सकते। अगर मलेरिया में मुब्तला हैं, क्योंकि मलेरिया का पेशेंट मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है तो वो इलाज कराने के 6 माह बाद खून का अतिया दे सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में अपने तमाम दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बताएं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे विज़िट करें, आपको तमाम नोट्स रिटन फॉर्म में भी अवेलेबल हैं।